स्वागत है श्री सईद अहमद का, बांग्लादेश के प्रसिद्ध नाट्यकार और जिन्होंने एक तरह से आधुनिक नाटक लेखन की पहल की बांग्लादेश में। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ के नाट्य रूपों पर काम करने भारत आए हुए थे। इसी मौके का लाभ उठाकर हमने इस बातचीत का आयोजन किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हबीब तनवीर ने स्वीकृति दी कि वो इस आयोजन में अध्यक्षता करेंगे। नटरंग प्रतिष्ठान के बारे में बताने की मेरे ख्याल से इन दर्शकों को ज़रूरत नहीं होगी। एक प्रतिष्ठान जो कि रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के काम के साथ साथ एक मंच तैयार करने की कोशिश करता रहा है, करता रहेगा, जहाँ पर बातचीत रंगमंच के अलग अलग पहलुओं की, रंगमंच संबंधित विषय जो हैं और रंगमंच से जुड़े कला, विभिन्न कला के पहलुओं और साहित्य से जो जुड़ाव है उसके बारे में हम लोग अक्सर मिलते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं और उसको एक मंच प्रदान करते रहे हैं। ये उसी का विस्तार है कि इस महाद्वीप के रंगमंच के बारे में हम लोग बातचीत करें, उसके बारे में जानें और विशेषकर इन प्रदेशों में जैसे बांग्लादेश में या पाकिस्तान में अलग परिस्थितियों में रंगमंच हो रहा है, अलग ढंग से हो रहा है, अलग किस्म का तेवर है उस रंगमंच का। तो ये जानकारी और ये उत्सुकता हमेशा बनी रहती है कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लोग जूझते हैं। जूझते हम लोग भी हैं अपने अपने ढंग से, पर वहाँ का जूझना अलग किस्म का है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये बातचीत आप सबको ज़रूर जिसमें दिलचस्पी होगी। अब मैं नटरंग प्रतिष्ठान की सह निर्देशिका श्रीमती रश्मि वाजपेयी से अनुरोध करेंगी कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सईद अहमद को आकर फूल दें। हबीब तनवीर को जिन्होंने इस मंच पर आने की स्वीकृति दी। और अब आज की शाम का काम मैं हबीब तनवीर जी को सौंपती हूँ। मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि वो सईद अहमद जी की बातचीत के पहले उनका एक संक्षिप्त सा परिचय दें और फिर बातचीत को आगे चलाएं। शुक्रिया। सईद अहमद से मेरी पहली मुलाकात 1972 में काबुल में हुई, बहुत परेशानी के हालात में। 23 साल पहले। तो मेरे दोस्त हैं और पुराने दोस्त हैं, क्योंकि तारीख से आप अंदाजा लगा लीजिए। कुछ चीज़ें पुरानी होने के बाद बेकार हो जाती हैं, दोस्ती पुरानी होने के बाद शराब की तरह और तेज़ होती है, और दोस्ती पुरानी ज़्यादा काबिल कदर है बनिस्बत नई दोस्तियों के। तो पुराने दोस्तों में से हैं सईद अहमद। रस्तम पश्तम खाक धूल में लथपथ सामान असबाब सब लुटा लुटू के काबुल ये और इनकी बेगम परवीन पहुंची थी। दोनों वहाँ पहुँचे थे। मैं था, मोनिका थी, नदीम थी, सज्जाद ज़हीर भी थे उस ज़माने में। सज्जाद ज़हीर ने एम्बेसी से वापस आते वक्त इतनी बड़ी बोतल लेके आया, और मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी बोतल कभी देखी नहीं थी विस्की की। मैंने कहा ये कहाँ आपके हाथ आई? तो उन्होंने कहा इंडियन एम्बेसी से हम लोगों को, और क्या तुमको भी चाहिए कि जाओ इंडियन एम्बेसी ले आया, फिर वो भरा रहता है मानता हूँ। मालूम नहीं उस वक्त सईद अहमद में शामिल थे नहीं, मेरा ख्याल लगा रहे थे। रमज़ान का ज़माना था, बहुत रौनकें थी, और चारों तरफ हम लोग देखते थे कि वो शाम होने को जब आती थी तो
लपकते थे लोग, तंदूरी रोटियाँ लिए, कबाब, खजूर रोटी थी, और फल फलारी चारों तरफ काबुल में उस ज़माने में। वो काबुल जो उधरता चला जा रहा है, मैंने नहीं क्या हाल वहाँ का, लेकिन उस वक्त बहुत ही रौनक की जगह थी सन 72 में। शादी इन्होंने पंजाबी लड़की से कर ली थी, थे बंगाली, रहते थे पाकिस्तान के अंदर, वो जो मगरबी पाकिस्तान कहलाता था उस ज़माने में। अब बीवी को छोड़ते ऐसे नहीं बना, पाकिस्तान में रहते भी नहीं बना, तो भागे सीधा काबुल के रास्ते में, पेशावर के रास्ते से काबुल पहुँचे। हम इस पर रश करते रहे कि ये बचा के बड़ी जान जोखों में थी, जिस तरह से यहाँ हैं, जो उन्होंने हाथ बताया था, बहुत परेशानी में रही। पहुँचने के बाद चूँकि हंसों का आदमी है, हंसते रहे मुस्तक़िल, और सारी कुछ बातें उस वक्त तक के पसे पुष्ट थी, पीछे थी इनके। हम जलालाबाद गए थे एक बार मिलने के लिए, हम तीनों, मेरा परिवार, खान अब्दुल गफ्फार खान से मिलने के लिए। उसके फ़ौरन बाद ही इनसे मुलाकात हुई, उस वक्त आए थे। फिर ढाका में हुई मुलाकात। मुजीबुर रहमान के ज़माने में जब मैं गया था ढाका, उस वक्त तो ये लापता थे, मतलब ये कि नौकरी से लगे हुए ढाका में थे, मगर सैर सफ़र करना, करते रहना, सयाही करना, ये कुछ इनके भी पाँव में ऐसे बिल्ली बंधी हुई है, जिस तरह के कुछ और लोगों के, मेरे भी, मुझसे ज़्यादा सईद अहमद, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनके भी पाँव में बिल्ली बंधी है, जैसे सुरक्षावती कभी कम नजर आते हैं यहाँ पे, वरना बस मालूम आज यहाँ है, कल वहाँ है। तो सईद अहमद ने बहुत सफ़र किया है और ड्रामे लिखते रहे हैं अंग्रेज़ी में, और एब्स्ट्रैक्ट किस्म के, कुछ रियलिस्टिक किस्म के ऐसे नाटक वगैरह लिखते हैं। बाद में बांग्ला में लिखा, उनका अनुवाद भी किया, और ख़ुद बांग्ला में भी लिखा। फिर इनसे मुलाकात दोबारा जब हम गए तो यहाँ पर ठहरे, तो अपने ड्रामे वगैरह लेकर गए थे 3-4 जगह वहाँ बांग्लादेश में। वहाँ देखा कि अच्छी खासी एक्टिविटी बांग्लादेश में थिएटर की, चारों तरफ, चिटगांव में और जैसोर में और ढाका में, खुलना में, इन जगहों में हो रही थी। वैसे भी हम लोग परस्तार हैं मशरक़ी बंगाल के, इसलिए कि जितने लोगों को जानते हैं, जिनके पास कुछ भी अगर चीज़ बहुत कीमती है, बहुत नाजुक किस्म की का म्यूज़िक, बेहद अच्छा फोक लिटरेचर, बहुत कुछ मिला है मशरक़ी बंगाल से, जो जिससे पूछो उनका कहीं ना कहीं ले जाके नाता मिलता है मशरक़ी बंगाल से। मेमन सिंह के जैसा इलाका जहाँ जो माला माल है फोकलोर से, और भी बहुत सारी किस्म की चीज़ें उस देश की हैं। पंकज मलिक जब लेके आए थे महुआ, मेमन सिंह की पहले, तो हमें से कुछ नाम उन्होंने देखा होगा, अच्छा प्रोडक्शन था पंकज मलिक का। और मैं उस ज़माने में कुछ समझने की कोशिश कर रहा था बंगाली के, कुछ लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि वो बंगाली, मगरबी बंगाल के कलकत्ते के जो हैं, वो उस ज़बान को समझते नहीं हैं। बड़ौदा मिल गए ज्योतिर्मय दत्ता, तो उन्होंने देवी मजुमदार को भी पकड़ा, फिर मेरे घर में बैठ के बड़े इत्मीनान से सॉन्ग वो नस कैसे थे नाम में, और बैठ के इत्मीनान समझाया मेमन सिंह का ये बैलेट महुआ। मैं उसको तैयार करने की सोच रहा था कि पंकज मलिक का आया, मेरी तबीयत खुश हो गई देखकर। तो उस इलाके के सईद अहमद हैं, हिंदुस्तान आए हुए हैं, हिंदुस्तानी थिएटर पे, नाटक पे, यहाँ के रंगकर्म पे एक प्रोजेक्ट है, किताब लिख रहे हैं। ज़्यादातर तो वही बोलेंगे। मैंने सोचा कि 2-4 लफ्ज़ इस भूमिका में इधर उधर के कह दूँ, जिसका ताल्लुक़ उस बैकग्राउंड से है जहाँ के सईद अहमद हैं। और पहुँची वहीं पर ख़ास जहाँ का खानी था, बंगाली हैं, मकान में पहुँच गए और वहाँ जमे हुए हैं, सरकारी नौकरी भी करते हैं और क्रिएटिव काम भी करते हैं। ये कम लोगों में देखा गया है। सईद अहमद उसको बहुत सफलता के साथ कर रहे हैं। मैं सही समझ कहूँगा कि वो बंगला थिएटर के बारे में, बांग्लादेश के आपसे बातचीत करें।
श्रद्धेय हबीब तनवीर साहब, श्रद्धेय विजय जैन साहब, और जिनसे बड़ा राब्ता हो गया है, रश्मि और अशोक जी भी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2-4 बात करने का मौका आप लोगों ने दिया। वैसे तो मैं अंग्रेजी में ही बोलता, बंगाली मेरी मातृ ज़बान है, मगर कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी में, उर्दू में, कोई और भाषा में भी बोला जा सकता है। भाषा में जानता हूँ मगर कोई भी भाषा ठीक नहीं है। मुश्किल है भाषा पर काबू लाना, और हिंदी काफी जद्दोजहद के बाद मैं कहता हूँ, मगर चाहता यही हूँ कि जो कुछ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये भाषा के माध्यम में पहुँच जाए। कंपनी राज का जमाना, ये बांग्लादेश थिएटर की झलक उसमें से मैं बता रहा हूँ। कंपनी राज का जमाना 1857 आने वाला है, और पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त शोर बरपा है कि अंग्रेज रह नहीं सकता, अंग्रेज का काम पूरा हो गया, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, और इसीलिए अंग्रेज को निकलना होगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि हमारे गांव में जो पीर साहब है ना, वो कहते हैं 1757 में सिराजुद्दौला को इन्होंने शिकस्त दी पलासी के मैदान में। अब 1857 तक 100 साल हो जाएगा, और उसके बाद रहना तो इनका बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। किसी और ने कहा कि साधु संत महाराज ने कहा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, बच्चा बैठा रहे, वो आप ही आप चले जाएंगे, क्योंकि पाप का क्रिया कर्म बहुत कर चुका है। इसी हालत में हमारे लिखने वाले जो थे, उनमें से एक बेचारा असिस्टेंट सिविल सर्जन हुआ करता था उस जमाने में। नाम उनका दुर्गादास कर, KAR, बंगाली में हम और कहते हैं, कह सकते हैं। ये आपने खाते पीते लोग असिस्टेंट सिविल सर्जन बनना उस जमाने में बड़ी बात हो रही थी। तो थे बरिशाल एक शहर, उसमें मैं कुछ ही देर पहले शोभा सिंह जी से बता रहा था कि जब शंभू उत्पन्न लास्ट आए बांग्लादेश में, पद्मा नदीर माझी फिल्म करने, पद्मा दरिया का माझी या फिशरमैन, तो उस वक्त मुझसे उन्होंने कहा था कि एक बार मैं बरिशाल जाना चाहता हूँ। तो मैंने क्यों? कह रहे हम लोग वही के हैं, वही तो है। और वो फिर गए, क्योंकि बरिशाल का एक बड़ा लिंकअप विद लॉट ऑफ थिंग्स इन बंगाली लिटरेचर एंड बंगाली थिएटर विल फाइंड। तो किस्सा हो रहा था दुर्गादास कर का। ये असिस्टेंट सिविल सर्जन साहब को लिखने उखने का भी शौक था, तो उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल का मौका आ रहा है, व्हाई नॉट डू सम प्ले, और होता ही रहता था पूजा में, इसमें उसमें। तो लोगों का वो इसरार था कि उन्होंने कहा कि ठीक है, राइट अ प्ले। प्ले उन्होंने लिखा, और प्ले का नाम था स्वर्ण श्रृंखल, द गोल्डन चेन। किस्सा बहुत ही मुख्तसर, द्रौपदी और पंच पांडव। 1856, a year before the movement that we had, the first independence reaction that we had, उस वक्त का इंडिया का जो हाल और बंगाल का खुसूसन was terrible, terrible, terrible. One could not open one's mouth because the company Raj was there. This was not a British Raj, it was a company Raj. It was a lot more complicated thing. दुर्गादास बाबू को क्या भूत सवार हुआ, उन्होंने एक नाटक लिखा, और ये पंच पांडव पर कहानी है।
तो उसका ब्रोश्योर जो निकला उसमें सबका नाम है, सबका जिक्र है, कुशीला और ये वो, मगर लिखने वाले का नाम नहीं है। द प्ले राइट्स नेम इज मिसिंग। तो चार लोगों ने ऐसे ही पूछा था कि साहब आप अपने नाम क्यों नहीं लिखा? मैं बड़ा शर्मिला आदमी हूँ, कोई जरूरत नहीं, छोड़ो, क्या है, नाम तो भगवानी का है, बस अपना तो काम है जो कुछ है। नाटक हुआ मंचस्थ, और उसके बाद देखा गया उस नाटक में कर साहब ने कुछ ऐसी चीज ठोक दी है जो कंपनी राज के लोग बिल्कुल परेशान हो गए, और ये खबर दूसरे दिन तक तो मार्केट में निकल ही चुकी थी। हुआ ये था कि वैसे तो कहानी द्रौपदी का है और प्रेम मोहब्बत कहानी और जो जैसे होता रहता है, मगर उसमें एक सीक्वेंस में उन्होंने लाया था कि एक अश्वमेध यज्ञ होने वाला है और एक पिलर तैयार होगा, तोरण, और यहीं से घोड़ा आगे निकलेगा और ये वो। तो ये जो मेसन्स, राजमिस्त्री जो काम कर रहे थे, नीचे वर्ग के लोग, इनका जो डायलॉग था, ये डायलॉग कुछ दूसरे टाइप का था। राजा बादशाह का डायलॉग तो कौरव्स एंड पांडवस, दे वर टॉकिंग अबाउट थ्रोन एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट, बट दीज राजवालस दे वर टॉकिंग कि भैया क्या हो गया, नमक पर भी शुल्क लगा दिया, खाने का भी नहीं मिलता, हमारे राजा बादशाह ऐसे नहीं होते, ये लोग कहां से आ गए। और फिर दूसरा का जो टिप्पणी था, जो एक्शन था, रिएक्शन था, वो था अपनी जगह। इसी तरह 4, 5, 6 डायलॉग में कंपनी राज को खूब दिल भर के जो कहना था उसने कहा, बहुत शालीनता के साथ, बहुत सलाहियत के साथ, क्योंकि उस जमाने में लैंग्वेज में हम लोग जरा सख्त होता था, इट वॉज नॉट दिस फ्लेक्सिबल, सो इट वॉज वेरी थिएट्रिकल, वेरी ड्रामेटिक। नाटक तो हो गया, सुबह एक और नाटक शुरू हुआ। कंपनी राज ने कहा कि भाई ये किसने क्या लिखा है, कहाँ उसका जो कागज है उसका नाम भी नहीं है किसी का, किसने लिखा पता चला। लग गए लोग, उन्होंने पता चलाया, जाके कह दिया साहब को कि वो डॉक्टर जो है यही तो सबका जड़ है, किसी ने लिखा है। कंपनी साहब ने बुलाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर साहब बेचारे बहुत सीरियस माइंडेड आदमी है, वो पहुंचने के बाद कहा कि हुजूर क्या बात है। उन्होंने कहा कि यू अंडरस्टैंड जेंटलमैन, यू हैव रिटन समथिंग टेरिबल एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट। आप बिल्कुल लोगों को उकसा रहे हैं, and you know the political situation or the administrative situation now in India, a lot more अफवाह चारों तरफ है, और इसमें आप स्टेज पे दिखा रहे हैं। तो नहीं, ये तो द्रौपदी का किस्सा है और उसके साथ जो कुछ कहना था वो लोगों ने कहा, राज ने। तो उसने और गुस्से में कहा कि आई वुड हैव सैक्ड यू, पुट यू समवेयर, बट बिकॉज यू आर ह्यूमैनिटेरियन मैन, और डॉक्टर उस वक्त इंडियन कितने ही होते थे, तो कहा कि आपको हम ट्रांसफर कर देते हैं। कहा कि कहाँ, क्या पनिशमेंट स्टेशन ही होगा, और वो स्टेशन था ढाका। ढाका ट्रांसफर हो गए। एक नाटक खेलने के बाद दुर्गादास कर को पता चल गया कि अंग्रेज राज इज नॉट एन इजी थिंग, सो इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू हैव टू लॉन्च योर प्रोटेस्ट, इट हैज टू बी विद करेज, यू कांट बी अ लिम्प मैन। खैर उन्होंने अपना बक्सा उठाया, ढाका चले आए। ढाका आने के बाद जो होता है नए शहर में कि किससे मिलूं, कहाँ जाऊं, एंड ढाका वाज प्रॉब्ली नॉट अ वेरी हैप्पी स्टेशन, मच्छर तो होगी उस जमाने में। तो इन्होंने कहा कि मर गए भाई, अपना काम धंधा डॉक्टरी तो कर ही लेता कहीं भी, मगर ये लिखने लिखाने का काम कैसे हो। मगर भगवान इसको देता है। घूमते घूमते उन्होंने सुना कि एक आदमी है यहाँ, वो भी कुछ परेशान है, वो है देश का, वहां का एक बड़ा अच्छा लिखने वाला, मगर अभी तक किताब लिखी नहीं, मगर वो पहल कर रहा है, और उसका नाम है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र इन्हीं का लिखा हुआ किताब was another big jolt, and the Englishman
or then the British Raj had come, they were absolutely shaken. We are not talking about the play, but the contents of the play, which was very interesting at that time, to lodge the protest or give vent to the feelings that the Indians had, or the local people had, or the Bengalis had at that time in Bengal. ये साहब भी इंस्पेक्टर थे पोस्ट ऑफिस का, बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस झागा का, उसमें ये इंस्पेक्टर थे और रहते थे तांती बाजार, एक इलाका जो मेरे घर से I could throw a stone and probably could reach तांती बाजार। यहाँ तांती रहते थे जो ये साड़ी बनाते हैं, और स्वर्णकार रहते थे जिनका बहुत अच्छा अलंकार बनाने का ट्रेडिशन ढाके का है, गंगा जमुना का काम का खास तौर से। उसी इलाके में ये साहब रहते थे, तो दोनों मिले जले भुने कि क्या किया जाए। मैं तो कुछ लिखना चाहता हूँ मगर कैसे लिखूं, क्योंकि अंग्रेज भी है और सख्ती में है। 1856 से 57 हो चुका, 57 के बाद तो कोड़े मारने शुरू और। Now the preparation of the book they did, and Dinabandhu Mitra wrote this Neil Darpan, the indigo planter's story, Blue Mirror, नील दर्पण। और ये किताब लिखते हुए भी उन्होंने क्या किया मैं भी बता रहा हूं। एक तो he had to write this book in absolute secrecy, because his one point was कि किताब छपने के बाद उनका छापना ही मेन पॉइंट है, मंचस्थ करना was not possible, nor he thought of it as much। मगर छप जाए अगर तो उसके बाद लोग हाथों हाथ पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। और इनको बड़ी खुशी थी कि मेरा भी कुछ गुस्सा जो था मैंने निकाला। तो इन्होंने चूज किया ढाके ही में इमामगंज एक इलाका है, उसका लैंडलॉर्ड जो था वो एक मुसलमान था, प्रेस ओनर वाज ए हिंदू जेंटलमैन, एंड द कंपोजिटर्स एंड अदर्स दे वर हिंदू बॉयज। तो इनको कहते हैं कि काली का कसम खिलाया कि जान जाए मगर ये किसी को पता ना चले कि किसने लिखा है, जब तक कि ना ये किताब शायद हो जाए, निकल आए। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। दिस दुर्गादास कार कमिंग आउट ऑफ बरिसाल, ही यूज्ड टू गो थ्रू द प्रूफ रीडिंग, और कंप्लीट सीक्रेसी में कहते हैं कि मच्छरदानी के अंदर बैठ के करते थे, एंड दिया नेचुरली। इन दैट फैशन दे वर्क फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड कंप्लीटेड the manuscript and the printed material, and then it came out in 1860. So from 57, 3 years it took them to bring out the book, not knowing exactly what will be its future. या कितने मार पड़ेंगे अब मालूम नहीं। खैर वो किताब निकली और लोगों ने पढ़ा, और लोगों ने ऐसा पढ़ा, रो रो के पढ़ा उस किताब को, क्योंकि उसमें भी रेप सीक्वेंस और ये वो बड़े अंग्रेज का उस जमाने का ये दिखाना स्टेज में बड़ी हिम्मत चाहिए थी। बट दीनबंधु मित्र डिड नॉट मूव बैकवर्ड, ही वाज ऑलवेज फॉरवर्ड मूविंग, एंड दैट प्ले वाज स्टेज्ड इन ढाका in 1861. And when it was staged, I think the British were absolutely nonplussed, because they didn't know how to handle this kind of situation. एक तो बरिसाल वाला वहां से आके फिर इसको उठाया या इसने किया उसको, अब फिर उन्होंने स्टेज भी कर दिया, और उसमें वो सारे सीक्वेंसेस भी हैं जो उनके नुक्ते नजर से नाजायज, but they were there. However, sometimes bureaucracy makes or takes time to do things in their own way, and bureaucracy did. They didn't tell him anything at that time. In Dhaka in 1861, it was staged with thundering success. लोग जार रोते थे, वो जो सीक्वेंस आता था उसमें रोते थे कि इतना जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क में, हमारे बहू बेटियों पर, हमारे किसान पर, ये जुल्म कर रहे हैं ये लोग। So these things went on, and incidentally it took 11 years for this play to be staged in Calcutta, because Calcutta at that time was a city of monks. People were very happy and comfortable, खाते पीते ऐश कर रहे हैं, सब जमींदार बैठे हुए हैं, एक्सपोर्ट का मार्केट है, कलकत्ता कोर्ट है, बड़ा मजा आ रहा है। And in one Ananda Bazar Patrika of that time, they had commented
कि जिस दिन पहला प्ले हो रहा था, ये भी हमारे इतिहास है, बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है, कि पहला दिन जब स्टेजिंग था तो एसपी ऑफ कैलकाटा हुआ जो साहब नेचुरली, उसने मैनेजर को बताया था कि मैं आऊंगा प्ले देखने। तो इन लोगों को तो जान नहीं लगी कि अब पता नहीं आके उसको बंदी कर दे या किसी को पकड़ के ले जाए या किसी को मारे, कुछ करे। बट एसपी केम and most of the people thought that he is coming to ban the play probably or something. The idea of banning wasn't yet there, but they knew that something can be stopped. तो वो जो आए वहाँ आने के बाद प्ले शुरू होने से पहले वो एसपी साहब उठ खड़े हुए और लोगों को कहा बैठ जा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं देखने आया। बंगाली में बोलता था, वो अंग्रेज सीखा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्ले देखने आया हूँ। सो आप शांत हो, बैठे, लेट द प्ले स्टार्ट एंड द प्ले स्टार्ट। तो उसमें भी जो फ्रंट लाइन में कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ नौजवान जिसको कहते हैं जमींदार नंदन, खाए पिए बड़े अच्छे लोग, कोई हंस रहा, कोई इशारा कर रहा, और जो रेप सीक्वेंस हो रहा है उसमें कुछ और ही चीज देख रहे हैं, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो आनंद बाजार और अमृत बाजार बोथ रोट इन अ वेरी स्केचिंग वे कि हमारे जो जमींदार के नौजवान ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनका अभी तक वो इनकी तैयारी नहीं हुई। They have to process themselves to go through this kind of sequences because they do not have any contact with the rural Bengal. Bengal में क्या हो रहा है? लिहाजा these plays ideally suited for Krishnanagar, for Khulna, for Jessore, West Bengal के इस side में. And so our young people should take note of it. बड़े अदब से लिखा और इसका असर भी हुआ. And some people say that Entertainment Regulation Act जो बाद में आई 1872 में और so 78 में, तो this was also linked up with the production of नील दर्पण उस वक्त जो हुआ, इसका केस भी हुआ, फादर लैंग को फाइन भी किया और इतिहास के साथ बहुत समृद्ध। ये मैंने ओपनिंग की तरह कहा क्योंकि यहीं से हम अपनी धारा जो है उसको लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अभी जो बांग्लादेश में नाटक है उसमें कोई 3-4 किस्म का अगर मैं बताऊं, मसलन रोमांटिक प्लेज आर देयर, रोमांटिक प्लेज हैव बीन ऑलवेज देयर एंड दे आर देयर। उसमें ऐतिहासिक प्ले भी है ओल्ड जनरेशन के लोगों को लेके। और इस धारा में हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि 1870 में Mir Musharraf Hussain was the first man perhaps who wrote against the Zamindars, which was a very powerful tribe at that time. And ये आदमी कुछ बेवकूफ किस्म के थे because he was himself a manager of a जमींदारी estate और जमींदारी का खाते थे, मगर उनको क्या पड़ गया अचानक जमींदार दर्पण उन्होंने भी दर्पण लिख दिया। एक तो नील दर्पण लिखने वाला था ही, तो जमींदार दर्पण जब लिखा, इट वाज हिंदू मुस्लिम एवरीबॉडी, दे ऑल गॉट इन्वॉल्वड इन इट बिकॉज़ जमींदार वाला जमींदार इज नॉट डिनोमिनेशनल काइंड ऑफ ए कैरेक्टर एंड एक्सट्रैक्शन और डूइंग समथिंग दैट वाज हिज ड्यू ही वाज डूइंग, बट द सब्जेक्ट्स वर सफरिंग। और इसीलिए जमींदार दर्पण जब इन्होंने लिखा, कुश्तिया एक शहर है कलकत्ते से हार्डली 100-200 माइल्स दूरी, उस शहर में होते थे। कुश्तिया से उनको मार के निकाला गया, कहा गया कि अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारी धज्जी उड़ा दी जाएगी। तो मिस्टर मीर मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि यही लिखा भाई, इसी में जान निकल गई, और लिखने जाने से मारी जाएगी, तो आई बेटर गो बैक टू ईस्ट बंगाल बिकॉज कुश्तिया इज देन इन वेस्ट बंगाल। ये पार्टीशन के वक्त इधर आ गया, but geographically they were more linked up with Calcutta. So he came back to Faridpur and this region, राजबाड़ी इलाका है, वहाँ चले आए थे। और वहीं समाजिस्ट भी हैं क्योंकि दिल में ऐसा लगा उनका कि नाटक क्या लिखूंगा, नाटक तो मेरे साथ हो रहा, खाना पीना बंद हो गया, नौकरी चली गई। और जमींदार के वो अच्छे थे भाई, किसने कहा था दर्पण देखने के लिए, मगर उसका नतीजा भुगत रहे। और साथ साथ ये धारा फिर आगे चली एंड वी फाइंड that
after a while, the emergence of Tagore obviously is a great happening, not only for Bengal but for many others. तो मैं अभी का धारा पर कहने वाला था, मगर चूंकि जैन जी का वो पत्र में ये भी था कि जरा सा पुराना पीरियड के भी बताइएगा, तो अच्छा है जो कुछ मुझे याद था वो मैंने बताया आपको. Of the modern time, say after नवान्नो जब हुआ बीएन बाबू का IPTA के जमाने में, and he was a man from East Bengal also. तो नवान्नो में पहला एक सीक्वेंस में एक गाना का धुआं होता था, यानी सारे लोग गाते थे, आपकी बात चले तो बापे नाम, खुद अगर जिंदा रहे जब भी मेरा बाप का नाम रहेगा, खुद मर जाने से क्या और तो कोई रहेगा नहीं. तो ये कहावत सा है, आपनी बात चले तो बापे नाम, मिथ्या से बयान. ये गलत बात है कि तुम्ही और तुम्हारी जिंदगी सब है, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं. हिंदू मुस्लिम जोतेक चाशी दोस्ताली पाताल. हिंदू मुसलमान जितने चाशी भाई हैं, दोस्ती और करे और बढ़ाए. सिर्फ मेरा बाप का नाम रहेगा मैं जिंदा रहने से, ये गलत अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट डे सोसाइटी, प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट इन बंगाल. सो इट ओपन्ड अनदर चैप्टर kind of in the plays, and we find later on even in historical plays कि ये फैक्टर सब लोग सब जन मिल के बैठे इकट्ठे काम करें और हमारा कल्चर की धारा को आगे बढ़ाएं. 47 के बाद बांग्लादेश के आगे in Pakistan time, we had a very powerful writer called Sayyid Waliullah. He died in 72. He was in Paris most of the time. He was working with UNESCO, but he used to write in Bengali. अंग्रेजी में भी लिखते थे और तर्जुमा बहुत सारे ज़बान में इनका भी हुआ है. तो इनका amongst other plays I would mention of बोही पीर, पीर साहब के खिलाफ, against mullaism, against that kind of exploitation that we have in our society in the villages. And it was a very bold step because ये पीर साहब जो होते हैं, they are all powerful in the villages amongst the illiterate people. And Waliullah's entire anger was against his peers, and he made them a laughing stock, a cruel group of people, and thieves more or less. So some people thought कि अब इसका भी शायद कोई गड़बड़ हो, मगर we didn't have any serious or severe reaction. वही भी अभी भी होती रहती है. Thereafter we had a very tragic person, मुनीर चौधरी. ये भी बहुत अच्छे लिखने वालों में थे और कई नाटक लिखे इन्होंने लिखे. One on 21st February, language movement पर, language movement में बंगाली the students died, came under the fire of the Pakistani police fire because we wanted to assert Bengali as a state language, and Pakistanis at that time said no, Urdu will be the state language. तो इस पे लोग जान पर खेल गए और कई स्टूडेंट्स शहीद हुए. तो इस थीम पर लेके मुनीर चौधरी ने भी नाटक लिखा था. It was an experimental play. Unfortunately, this man would have given us a lot more maybe, but before that he died in a very, very suspicious manner. ये the last days of the Pakistan army का जो था, उसमें they were lifting most of the intellectuals from Dhaka and other places, including doctors, engineers and others, और इनको लेके मार डाल रहे थे. In a very quiet manner, nobody knew. And Munir Chaudhary was picked up from his house. He was a professor in Dhaka University. तो उनकी बीवी से जो मैंने सुना है कि वो लोग आए और सिपाही जो होता है गाड़ी में, और आने के बाद कहा कि मिस्टर चौधरी आ जाइए हमारे साथ, कुछ इंटरोगेशन करना है. And he went in his lungi and banyan, because he was eating. उस वक्त आए थे.
इनकी बीवी ने कहा भी था कि वो कपड़े वपड़े पहन लें, चेंज करके जाइए, तो कहते नहीं वो कुछ ऐसी बात करेगा, अभी आ जाएंगे। तो उनको लेकर गाड़ी में बिठाया और जो गया सो गया। He never came back. So his writings are also cherished piece of literature for us. इसके बाद लूरुल मोमेंट का मैं जिक्र करूंगा। He was also a professor, and his one play particularly, Nemesis. This he wrote around about 43-44, partition से पहले. And the subject was again one man talking on telephone on the stage. So you can imagine how experimental it was at that time. One man and the telephone, and that's the lot, and the rest all on telephone dialogues going on. और ऐसा भी नहीं था कि पीछे से अगर कोई डायलॉग सुनाई दी जाए. So he was the only dialogue and he was the only acting. And this play, we know of Kraft's last take, Beckett का, yeah, और भी लोगों का ऐसा one man play है. But for Nurul Moment to write this before 47, कलकत्ते में 46 में पब्लिश हो चुका था. This was a very interesting play. Then going sequence-wise, I should talk about myself a little, but I prefer not to. I go to the other younger generation, and I'll talk a little later on maybe. Abdullah Al-Mamoon is a man in his 50s, and he has written some very stabbing kind of plays. Social झमेला जो है हम लोगों का 72 के बाद we had lot of abduction, we had lot of degradation in our society. अच्छे लड़के चोर उचक्के बन गए. हताशा काहे का था that they couldn't explain it. So इन लोगों को लेके उसका पहला प्ले 72 के बाद जो था सुबचन निर्वासन, सुबचन निर्वासन में है, वो आजकल यहाँ ढाके में नहीं रहता, चला गया. So that play also created a lot of impact in our region. इसी तरह another young man, सलीम अल-दीन, ये विलेज थिएटर लेके काफी एक्सपेरिमेंट कर रहा है. गांव में चले जाते हैं, वहीं पर वहाँ के लोगों को लेके नाटक करते हैं, वहीं इम्प्रोवाइज्ड स्क्रिप्ट तैयार होता है, and they stay there for a couple of days. And next month they are in another village. People के पेड़ के नीचे, usually raised platform में, they are being placed. So a lot of NGOs are coming forward to help them. But I feel that their original stance was a much better one, क्योंकि पैसा भी चाहिए और पैसा ज़्यादा होने से गड़बड़ भी शुरू हो जाता. तो मैं इनसे हमेशा कहता रहता हूँ कि एक वक्त न खाओ, but write a good thing and do a better play. Bharal, this man, Salim Al-Deen, he is doing very interesting experimental work, and he is taking, जैसा हबीब तदवीर जी ने बताया कि महुआ मामन सिंह गीतिका को लेकर करना. Now this is a storehouse for us, मामन सिंह गीतिका. अभी भी वेस्ट बंगाल से बहुत सारा प्ले आ रहा है बंगाल ईस्ट बंगाल में करने के लिए. They are all based on मामन सिंह गीतिका and in the language of Maman Singh, which is a bit different from West Bengal Bengali. In fact, एक साहब वहाँ के विभास चक्रवर्ती हैं, काफी अच्छा डायरेक्टर एक्टर. तो अभी आए थे एक प्ले लेके, माधव मालंची कन्या, ये भी यहीं का है. So I thought that he is a young man from, not young man, he is a man of 45 or so. So I thought that he is from कलकत्ता या इसी इलाके के होंगे. Because after 47 so much had happened, we didn't have much track about this time, the happenings. तो उसने कहा कि नहीं मेरा तो, मैं रहने वाला सिलेट का हूँ, मगर I have selected this play because it's a very, very, how should I say, remarkable play. उसमें गाना वाला भी है and all that, lot of improvisations are there also. तो मैंने कहा कि सिलेट is another area in Bangladesh
and the language is very difficult. I don't understand Sylhet at times how they talk. तो मैंने कहा विभाष, you talk in Sylheti which is not understood by many, and you have picked up a play of Madhav Malanchi Kanya of Mamin Singh, which is not understood by you even. इसको कैसे करते हो? कलकत्ते में तो एक और ही जुबान बोलते रहते हो. तो कहने लगा कि no, we are trying and we, because if you want to do that play, you got to do that. It is better to do that in that language. अगर हो सके, वरना तो इसको change करके किया जा सकता. But they have done a very successful run of this kind of folk stories. जिसका I think it's a storehouse for writers and others. They can do a lot of work through that. Then we have Sayyid Shamsul Haq. And here, these are, let's say, post-liberation plays. Post-liberation time में हम लोगों का वहाँ जो कुछ हुआ हादसा, इस पर बहुत सारे plays लिखे गए. And his one play, पैर आवाज सुना जाए, पावा जाए, पैर की आवाज आ रही है. Now these are the boots coming along, soldiers coming along. And it's a horrifying condition. तो उस वक्त का उस माहौल को लेके इन्होंने पैर आवाज सुना जाए लिखा. And this has also given a lot of thoughts for our next generation people, how to utilize this material of liberation war. And in this also we find Mumtazuddin Ahmad. He has written a lot of political plays. This is another genre of plays that is coming up in Bangladesh. Political plays are very contemporary. Maslan Mr. Irshad, General Irshad, वैसे इरशाद, वो जिस वक्त राज करते थे उसी वक्त उनके खिलाफ प्ले लिखना, and not much under guard, one would see that this is Mr. Irshad. So that kind of play came up. Some of them escaped the wrath of the government at that time, some didn't. मसलन मुझे एक प्ले का याद है, उस वक्त मैं भी नौकरी करता था, तो मैं उस वक्त कल्चर मिनिस्ट्री में था, तो मुझे मंत्री साहब ने बुला के कहा कि एक प्ले हो रहा है, आपने सुना है? ये भी टाइम इरशादी का था. They all came through coup. After that, फिर इलेक्शन कर के उसको सेक्टिफाई किया. तो मुझे कहा कि आपने सुना है ये प्ले का? I'm told that हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, इनको तो पकड़ के ले जाएंगे सारे लोगों को. तो मैंने कहा which play? वैसे एक जर्मन प्ले का ट्रांसलेशन हो रहा, कैप्टन कॉपनिक शिपमायर का. तो मैंने कहा कि हाँ मैंने सुना है, मैं गया भी था, देखा भी. कहने भाई इसको बंद कराओ ना, वो लड़कों को पकड़ कर ले जाएगा. And they are all known to me, the boys who are doing the play. So I rang up and I told him कि भाई इसको कुछ करो, क्योंकि ये CID वाले तो पीछे पड़ गए तुम्हारे, ये कुछ होने वाला है. तो ये लड़का बड़ा तगड़ा था, उसने कहा भाई बंद करा दे मगर हम काटेंगे. मैंने उसको फिर ऐसे लगा दूंगा कि गैलीलियो ने भी किया है, तुम पहले फर्स्ट आदमी नहीं हो, काट दो, कह दो कि सन मूव्स, क्या हो गया, बाद में ठीक किया जाएगा. मगर उसने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट cut a line, because this play was based on a small, very ordinary thing like a uniform, a second-hand uniform this man buys in the local market. उसको अच्छा लगा मिलिट्री का यूनिफॉर्म, उसे पहनने के बाद तो नक्शा ही पलट गया. एवरीथिंग चेंज. सारे लोग सैल्यूट मार रहे हैं उसे, जो कह रहा जी महाराज आ गया. उसने कहा इसका कर्तव्य देखिए, कमाल देखिए. एंड वी हैड मिलिट्री रेजीम कुछ ही देर पहले. सो आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं, it was understandable, but he did it. Then ultimately of course I had to talk to so and so कि भाई ये लड़के कर रहे हैं, they are not evil, they are doing what they feel like, and these plays have been staged in Germany, in Europe. वो दुनिया भर में यहाँ होने में क्या हो गया. खैर उन्होंने कुछ ठंडा वंडा किया बाद में, कई दफा ठंडा नहीं भी होता. मसलन ये मुमताजुद्दीन का एक प्ले अभी हो रहा था, he had a run of about 200 nights I think.
And this was all based on Irshad's time. And it was absolutely brazen, I would say. He might have been slightly more generous. मगर उसने कहा नहीं मारना है तो सीधा ही मारना है इसमें और देखना नहीं है मुझे कुछ. So this is another kind of play. And lastly, I would say of Islamic plays. You know, in Islamic system we have little limitation, not little, pretty good limitation, not to bring in the Prophet or the Prophet's al-awlad, ye wo. So we have not written much on Prophet as a play. मगर अभी तक भी we are not writing on Prophet as a play. मगर अभी मैंने जो मीर मुशर्रफ हुसैन का जिक्र किया कि 1878 के लगभग उनका एक बहुत बड़ा नॉवल विषाद सिंधु इसका नाम, यानी सी ऑफ बिटरनेस, सिंधु सिंध दरिया से है विषाद. And this is on the Karbala story, the Imam Hussain who sacrificed his life, he became a martyr, and Yazid, one of their subordinates, who announced that I am the caliph and you have to submit to me and my whims. Now Imam Hussain had two ways, either to agree to submit and live happily thereafter, or to say no. And this was a big no, the end of which was known कि बस शहीद होना है और रास्ता कोई है नहीं इसमें. And Hussain chose that way. तो इसी पर वो पूरा कहानी और उसमें women roles and characters, intrigues, जहर फैलाना और ये करना, वो बहुत सारे, is a very interesting, fabulous thing, I would say. तो इस पर अभी एक play आया है, which I commend very much. This is Vishad Sindhu's stage production. इसमें इमाम हुसैन को नहीं दिखाया because I think that would have led to a lot of problems. But all others are really figuring, जो कि अब तक टैबू था, जिनको स्टेज में लाया नहीं जा सकता था, जिसकी आवाज़ हम स्टेज से नहीं सुन सकते थे because they were either too venerable और अशरीरी कुछ होगा. मगर इस नाटक में the director in a very bold manner brought these characters. It's beautiful. उसमें बड़ा interesting fusion किया है. यानी जब ये यजीद the evil ये ठीक करता है कि हाँ इन्हें मारेंगे और इनको पानी नहीं देता, इन्हें desert not giving water is a terrible thing. तो पानी का रास्ता फरात का यूफ्रेटिस का बंद कर दिया था. And at that time this man in his production brought the image of Durga. That was very fascinating. You know, Durga with all those things coming and in a rage, कि इतना बड़ा अन्याय, I will fight as if. So interesting imageries are coming, even in religious plays which were taboo, absolutely taboo, we wouldn't touch them. But now with political things, these things are all coming up. So this is another dhara in our theatre tradition now. और फंडामेंटलिज्म की जो बात होती है, अगर फंडामेंटलिस्ट इतने ताकतवर होते तो जाके तो मार ही देते. But it is not so. Because they are a handful of people and they cannot do much except नाराबाजी और कभी पत्थर मार दिए तो वो और बात है, और सरफिरा तो कोई ना कोई काम कर ही सकता है. But in the field of theatre, in the field of culture, we are not bothered about some of their dictums and some of the coercions that they used to do. ज़बरदस्ती का जो खेल खेलते थे, that's not possible now so much in Bangladesh. तो मैंने मुख्तसर कहा ये बांग्लादेश का political plays, folk plays, Islamic plays, and we have musicals also. So that's another line going on. उसमें गाना बजाना नाच and breast is a very important addition in this sector. और इसी में अभी ये 2-3 महीना पहले एक प्ले गुलाब जान, it is based on the life of ये हैकनी कैरेज होता ना, घोड़े की गाड़ी, ये ढाके के बहुत मशहूर है. And they have their own language, this Kochwans, and they have their own humor.
and this is dying because of घोड़े की गाड़ी नहीं है ढंग की. Except for the Americans, we have 4 decorated things. जब वो आते हैं उनको बैठा के शहर प्रदक्षिण किया जाता है एक दफा. मगर इस घोड़े के जो लोग थे, सईस और ये वो जितने थे, इन लोगों की जो बातें हैं, इनका चिंता जो है वो एक और टाइप का है. तो उन्हीं के जो lady of the house, her life was portrayed in Gulab Jahan with a lot of music. And the music was interesting because I helped them also, because I come from Dhaka, where we speak the same dialect as the Garhwans, Gadiwales dialect, and which I know incidentally because I grew up in the area where there were a lot of Garhwans also. तो उसमें उसने जो गाने लगाए भाई, मैं पहले दिन का वो रिहर्सल में बैठ के मैं हैरान हो गया. मतलब बचपन के दिन भुलाना देना, ये गाना हो रहा. That means you are swung to the period of 40s or 50s, you know. और तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, ये गाना भी हो रहा. And Gulab Jahan is moving through her childhood into puberty and to womanhood and that kind of thing. And the song signified कि इसके कौन से पीरियड होगा जिंदगी का. And they were all in Hindi, Urdu and all that sort of thing. And it was an interesting experimentation because you gave a direction of the time by utilizing film music. Well, film music अच्छे थे उस ज़माने में. Some people say ole ole, that is another thing. And those wonderful उसके लिरिक और ये सारा इस्तेमाल किया उस नाटक में गुलाब जान का. And that also became quite a success. Now it relates to another kind of cultural area which is going to go and vanish unless we protect it. तो कोशिश यही था. So in nutshell, I have said about these things. एक दर्शकों से, विद्वान लोगों से गुजारिश है कि मैंने अभी तक जगबीती सुनाई. आप अगर इजाजत दें, या जैसे कहते हैं कि जगबीती सुनोगे या आप बीती, तो दर्शक से आवाज आती है आप बीती. तो मैं अभी आप बीती जरा सुना दूं आपको. मैंने अपने नाटक के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं एक दो चीज के बारे में सुना के खत्म करता हूँ. My one play, Kalbela. This I wrote in Karachi in the year 1961. I wrote this in Bengali and English both. And this is considered as a turning point of Bengali theatre in Bangladesh. और बल्कि कुछ विज्ञ लोगों का ये भी कहना है, शादी निकेतन में इस पर बात भी हुई थी, कि this is probably the turning point in Bengali theatre, whole of Bengal. क्योंकि इस टाइप का एब्सर्ड प्ले इससे पहले वेस्ट बंगाल में भी लिखा नहीं गया, डेट वाइज अगर देखा जाए. मगर उस जमाने में हम लोग कुछ नहीं जानते थे अबाउट वेस्ट बंगाल और बाकी किया. This was 1960-61. So we had no idea who's writing what. And then I was posted most of the time either in West Pakistan या मुल्क के बाहर होते थे, तो मौका नहीं पड़ता था इतना. मगर अब पता चला क्योंकि we have published 100 years of Bengali theatre, एक किताब बंगला एकेडमी से, because this is the 100th year of the era. We are entering into, we have entered into new शताब्दी. तो उसमें जो किताब निकली है ढाके से, उसमें उत्पल दत्त के भी हमने शामिल किए हैं, शंभू मित्र के भी शामिल किए हैं, टैगोर के हैं, and then we come to मधुसूदन दत्त के हैं, and then we come to the East Bengali Bengalis, that is Bangladesh Bengalis, and in that बादल सरकार के हैं, क्योंकि उन्हीं से वेस्ट बंगाल का रास्ता एब्सर्ड का देखा जाता है. But date-wise, probably my play is much earlier by about 2 years. However, so that created another interaction in Bengali plays because there was no hero in the play. Cyclone is the hero. So 60 में बड़ा cyclone आया था and the entire area was washed out more or less. यानी cyclone में क्या होता है आपके यहाँ नहीं होता है, अल्लाह की मेहरबानी है. But a sea wall of 20 feet, it just walks over the entire village. So nothing can be spared. तो साइक्लोन के
आधार पर मैं गया भी था देखने। आफ्टर द साइक्लोन ऑब्वियसली आई वुड हैव नॉट बीन स्पेयर्ड इफ आई वर इन द साइक्लोन टाइम। तो उसके बाद मैं गया देखने एंड आई वाज शॉक्ड द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वही काश्तकार पे चले आ रहे हैं, फिर टूटा फूटा बांस लेके अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है। I mean, never said I kind of human beings. But my point in the play was that a drama, which is again from the folk, I do take a lot of things from folk. A drummer comes and there is a beautiful island and he says that we are very thankful to nature क्योंकि इसने बड़े अच्छे इस दफा हम लोगों को फसल दिया है, आओ हम नाच गाना करें और खुशियाँ मनाएं। Next Thursday we do that. Put your woman in your best dress. मर्द भी अच्छे कपड़े वपड़े पहन के खाना वाना नंबर 1 का होगा। And so he goes out. While the villagers are talking कि next Thursday को यार बड़ा फर्स्ट क्लास काम होने वाला है। When after a while the drummer comes and he says, the Met has informed that a cyclone of tremendous speed is coming. Nothing will be spared. We don't have boats to evacuate our children. Sharks are infesting Bay of Bengal. और कोई रास्ता नहीं है बचने का। And they say it will come at 8 p.m. and the play used to start at 7. So my experimentation was that in 1 hour, what would they be doing? What would they be talking? What is left there to talk? या कि साइलेंट प्ले होगा, या कैकोफोनी प्ले होगा, या म्यूजिकल कर दें। These were my own problems. But ultimately whatever I did was something that was for the first time. Cyclone as the hero on the stage took over the stage in Bengali theatre. And in the end I would mention of one other play of mine. This is also based on the folk tale of Bengal. एक मगरमच्छ की कहानी है। मगरमच्छ ही कहते हैं ना उसे, crocodile. Magarmach with 7 children. And the Magarmach goes to the fox and tells, Mr. Fox, I know you are the great man of the jungle. और आपसे बढ़ के विद्वान कोई नहीं है, कनिंग क्राफ्टी नंबर 1 जा रहा, तो आप कुछ कीजिए मेरे बच्चों के लिए। तो फॉक्स कहता है क्या करूं? तो ये कहते हैं कि भाई इनको लिखाई पढ़ाई करवा दे और इंसान बनो। इंसान के अंदर कुछ भी। फॉक्स कहता है अच्छा छोड़ जा भाई, कोशिश करूंगा, मेरे पास और भी बहुत काम है। और ये गधे के बच्चे, ये तो खोने का कुछ है नहीं इनका। Even then I would do that. So ultimately Magarmach leaves the 7 children, and one day the fox, he feels hungry and he has many questions कि भगवान मुझे इतनी हंगर क्यों है, भूख क्यों लगती है, इसको तो बंद करना चाहिए था आपको, मगर आपने जब नहीं किया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो एक बच्चे को उठाया, उसने खा लिया। Second day again he feels more because the blood was pure, fresh, the meat was nice and supple, soft, juicy. So he ate the second one. इसी तरह वो करते करते 6 बच्चों को खा लिया। 7वां बच्चा जो बच गया, अब उसे फिक्र पड़ी कि उसने माँ से वादा किया था, माँ ने कहा था कि मैं कभी आके बच्चों को दे गया होगी, और उसने कहा था कि बच्चों को लेने की कोशिश नहीं करना क्योंकि ये बेवकूफ के बच्चे जो भी कुछ सीखा है सब बर्बाद हो जाएगा जब तेरे गांव में फिर वापस जाएगा। और फिर शायद नहीं भी आए, मैंने कहा लिखाई पढ़ाई करना तो डिफिकल्ट थिंग। तो माँ ने उस वक्त कहा था रोक के कि मैं आके सिर्फ दूर से बच्चों को देख के जाऊंगी। दैट इज द पॉइंट आई हैव विद यू एंड यू आर द ग्रेट मास्टर। वो चली जाती है। कुछ दिनों के बाद शी कम्स बैक एंड शी सेज फॉक्स शो मी माय चिल्ड्रन। तो फॉक्स तो घबराया, मगर उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। उसने कहा भाई तू दूर वहां खड़ी रहे और मैं यहाँ एक बोर्ड का पेड़ है इसके नीचे खड़े होकर तेरे बच्चे को दिखाऊंगा एंड डोंट कम नियर। मामता का कहीं ये जो है एक्सप्लोशन इन लोगों को रेडू में। तो माने कहा कि नहीं मैं सिर्फ देख के चली जाऊंगी। So she stops there.
So this fox, the cunning, he takes the tail of one, he comes out of that, and in front of the tree he says, "Mai dekha ek number." Ji dekha. He goes behind, he brings the second, the same one, and he says, "ये 2 नंबर." उसने कहा 2 नंबर. इसी तरह वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर जब दिखा दिया, माई ने कहा कि बहुत खुश हुई मैं, क्योंकि मेरे बच्चे खाते पीते हैं, काम कर रहे हैं. तो मदर इज मायोपिक, एक तो उसकी नजर ठीक नहीं, अकल ठीक नहीं, बेवकूफ के बच्चे का जो होना चाहिए था. Anyway, mother was happy, so she lived by giving the blessings, and fox lived thereafter. This was the folk tale. Now I twisted a little to make it my own at the end, और उसमें मैंने किया था ये कि ये फॉक्स का जब बच्चा सब दिखा दिया, तो ये माँ स्टेज के फ्रंट में आती है और एड्रेस करती है ऑडियंस को. क्या आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा कमाल का आदमी है ये? This cunning man has done so good to my children. तो मैं अभी जाने वाली हूँ अपने डेरे, और फॉक्स तुम्हारे लिए ये कहना है मेरा, माई मैसेज टू यू, कि मैं 7 बच्चा तो मैंने दे ही रखा था तुझे. मैं 7 नहीं, 70 नहीं, 7 लाख नहीं, 7 करोड़ बच्चे लेके आऊँ और तुझे मैं दूँ. And there the play ends. It's an unending cycle. How much this fox can eat, will be discussed. But there is another point to it, जो कई दिन के बाद मेरे साथ हुआ. मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा हूँ, तो कमिश्नर साहब को वहाँ से टेलीफोन आ गया कि आपको कहा कल आने के लिए पड़ा हुआ. मैं गया. आई न्यू दिस जेंटलमैन, ही न्यू मी ऑल्सो. तो उन्होंने कहा कि सही ये क्या नाटक लिखा है आपने, गड़बड़ हो गया. वो सीआईडी वाले तो कहते हैं बहुत गलत चीज है. मैंने कहा सीआईडी कहाँ से आ गई? कह रहे वो जो आपने कहा ना कि 7 करोड़ बच्चों को आप लेके आएंगे, तो ईस्ट पाकिस्तान में इस वक्त आप 7 ही करोड़ है. आपका इरादा क्या है? हम लोगों को स्वाम करने का इरादा है. और वो जमाना था, अयूब खान सिर्फ गए हैं, एरिया खान द ग्रेट हैज कम डाउन, वो एक डबल टिप जिसको देकर मारना. तो उस पर मुझे जब उन्होंने ये कहा तो आई हैड टू बी लिटिल सीरियस. कहता वट एवर इट इज नाउ, वट हुक्म क्या है? पहले हुक्म तो बहुत बुरा होगा, नौकरी वगैरह से निकाल दिए जा सकते हो, और फिर गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स है, वो ये है वो है. आपने परमिशन लिया था? मैंने इस बात के लिखने की भी परमिशन चाहिए, सोचने की भी परमिशन चाहिए. खैर, क्योंकि मैं जानता था उन्हें, इसलिए जरा सा रिलैक्स होकर बात कर रहा था. तो उन्होंने कहा नहीं, यू कांट डू अ स्टेज थिंग, यू हैव टू हैव परमिशन. गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स आप पढ़ ले. और फिर वो किताब छप रही थी पंजाबी में. ओह, दिस वाज अ फर्दर प्रॉब्लम. द प्ले वाज रिटन इन बंगाली, डन इन इंग्लिश बाय मी, एंड इट वाज डन इन पंजाबी. जो राज करते थे उन्हीं की जुबान में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोगों का मेजर प्रॉब्लम बंगाली और पंजाबियों का झगड़ा था. तो पंजाबी में जो हो रहा था, तो पंजाब के यानी गामे माजे साजे इस टाइप के जो थे, ये लोग बहुत आ रहे थे देखने के लिए. हाउस वाज गेटिंग फुल, और अखबारों में लिखा जा रहा है. उस वक्त फैज अहमद फैज थे, अहमद नदीम काशमी थे, लेफ्टिस्ट ग्रुप, वेरी नाइस एंड दिस एंड दैट. तो खैर इन्होंने जब मेरे अफसर ने कहा कि आप जाएं और प्ले को बंद कराएं, तो मैंने कहा हुजूर प्ले तो कोई और ग्रुप कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा. मैंने तो लिखना था, मैंने लिख दिया था. पहले मैंने नहीं जाके बंद कराइए, वरना आप भी नहीं रहेंगे, प्ले भी नहीं रहेंगे. तो खैर मुझे जाके फिर उनसे कहना पड़ा, एंड द प्ले वाज स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल. दिस वाज आवर स्ट्रेटजी कि इसको बंद कीजिए, इस वक्त कोई जरूरत नहीं. We need not pick up a fight right now. But now, to my surprise, every year, literally, लाहौर में ये प्ले होता है पंजाबी में, और फैज मेला में तो होता ही है, और मेलाओं में होता है. Now those children are theirs. It is the oppressed human beings. मगरमच्छ के बच्चे हर जगह है, और लोमड़ी भी हर जगह है. Thank you, ladies and gentlemen.
ये अपने नाटक का नाम नहीं बताया आपने। मेरा ये नाटक का नाम था, अंग्रेजी में सर्वाइवल, पंजाबी में नाम था जंगल दा राखा। जंगल दा राखा, और बंगाली में किया था तृष्णा, थर्स्ट। थर्स्ट फॉर व्हाट? नॉलेज, फ्रीडम, तीनों भाषाओं में इसका अलग अलग नाम रखने का क्या कारण? अच्छा लगता है जंगल राखा, रखवाला, रक्षक। ये तो सभी आपने फंडामेंटलिज्म के ऊपर बात करते हुए कहा कि इस तरह के नाटक वहाँ खेले जा रहे हैं जिनके खिलाफ फंडामेंटलिस्ट कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत मुख्य लोग। लेकिन जब तस्लीम का जब वो लज्जा आया और उसको बैन किया गया और उसके बाद उसको वहाँ से भागना पड़ा और जो वहाँ से रिपोर्ट्स मिली बाद में कि जब इंटेलेक्चुअल्स की सभाएं हुई और उसमें उसके ऊपर चर्चा हुई तो उसमें भी तस्लीमा को ही दोषी ठहराया गया कि उसने इस तरह का नावल क्यों लिखा। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये दोनों में फर्क क्यों दिखाई दे रहा? मेरे ख्याल से फंडामेंटलिस्ट यानी जो भी कुछ है मुट्ठी भरी है। और हमारे पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन भी अगर देखें कि इस्लामिक ग्रुप और whatever the group, it's very little representation in the parliament. So it is not such a serious movement that we tend to consider. 2 नंबर के तस्लीमा के खिलाफ जो लोगों ने नारे लगाए थे, शहर में मीटिंग भी हुआ और प्रोसेशन भी हुआ, बिल्कुल इसी का उल्टा lot of intellectuals whom we respect, I mean, they are good, respect तो सभी के लिए है, they all came out on the road and they also demonstrated that you cannot do fatwa and you cannot do this and that and you cannot go on talking about a writer like that. तो यानी दोनों ग्रुप के लोग निकले, औरतें तो इतनी निकली। and Tashlima's one good point I feel is वो feminist point जो आता है, and we need women. Men तो कब लिखेंगे I don't know, or women so much, but the women are writing and it is having an impact. तो उसमें देखा जाता है कि तस्लीमा का ये जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप और ये वो था, this is a handful of people. Right now there is no more discussion and Taslima went to the court. She was not swamped, she was not attacked, nothing happened. और उस वक्त का ये जो वेव था वो वेव अब नहीं है, खत्म। Basically the point was that if someone wants to say no against someone, he says so, but there are counter things, और प्रेस में counter things उस वक्त कम आया मेरा ख्याल। इसीलिए the image or the impression is more of the fundamentalism that is in our mind. बहुत कुछ कर रहा है। यानी सरफेरा तो रबीन को भी मार दिया भाई। Look at the security, look at the country. वो तो पागल जो भी वक्त कर सकता है। मगर it is not that kind of a serious movement that it became at one particular point. It is not so. Any kind of states on the censorship that is operative now? Yes. ये जो मास्टर दीनबंधु मिश्र जो काम कर गए उसका भुगतना तो पड़ेगा। तो अब हुआ ये कि we have censorship act and it is there and it is not there and nobody is bothered about it
even in Dhaka, which is a bastion of governmental activity, वहाँ पर भी now plays are all staged without submitting it to a committee in the government form, betting के लिए या देखने के लिए. A lot of plays are going on, nobody is bothered. The government पूछता है नहीं पूछते. So it is a nice understanding that we go on. बल्कि एक कमीशन किया था कल्चर पर इरशाद रहते, that was the last period of इरशाद. तो उसका मुझे भी मेंबर उन्होंने किया था. तो मुझे जब मेंबर किया था तो मैंने उनसे कहा था कि my recommendations may not be accepted by the government, but they must be printed in the book. कि मैंने ये रिकमेंड किया था, क्योंकि गवर्नमेंट तो फिर अपना एंगल लेके कैबिनेट मीटिंग करके करेगा ना, उसका साथ हम लोगों को कोई ताल्लुक नहीं. इनफैक्ट ये रिकमेंडेशन ही कोई मतलब होगी नहीं, आई था उनकी करेगा. बट देन whatever I submit, it must be published there in the book. ये posterity के लिए बरकना चाह रहा था कि मैंने भाई ये कहा था. तो इरशाद gave me the assurance that yes, we will do that. Very likely will agree with your comments. जब किताब निकली मैंने देखा कि इस पॉइंट पर एटलीस्ट दे हैड एग्रीड. मैंने कहा था लॉ ऑफ द लैंड शुड प्रिवेल. अगर किसी ने किसी को गाली दिया गवर्नमेंट को या मुझे ही हो, वी गो टू कोर्ट. ये सेंसरशिप का क्या मतलब हो सकता है? और फिर प्री सेंसरशिप, सबमिटिंग द थिंग. आपका रिकॉर्ड निकलता है, यू डोंट गो फॉर प्री सेंसरशिप. हजारों गाने निकल रहे हैं, निकलने के बाद ना आप उसको मारिए. यहाँ तो निकलने से पहले कहते हैं मुझे दिखाओ. novels are coming out, short stories are coming out. So वो जो अंग्रेज के ज़माने से डर उनका घुस गया था, अभी तक है कि पता नहीं कुछ कह देगा स्टेज में. और बोले जा रहे हैं, बहुत बहुत सख्त बातें बोले जा रहे हैं. But now government is also sort of used to this kind of statement. ठीक है या बोलने से देखा जाएगा आगे. So we didn't have any place stopped so far. Not in Dhaka. फिल्म के साथ हुआ है, वो और बात है, but not with plays. और plays का मैं ये भी बता दूं कि अभी ढाके में कोई भी वक्त पर any day you will have on your plate at least 3 to 4 plays. You could go to any of these theatre halls. Now theatre halls are rather poor, but then the theatre hall is a theatre hall. You can see on the stage whatever is coming up. और एक टेंडेंसी ग्रो की है, वो ये है कि अगर आप शरीफ आदमी हैं तो लेट अस गो टू थिएटर, और गड़बड़ का आदमी है तो दुल्हनिया ले जाएगा, नहीं में चले चले. तो द क्लास इज मोर और लेस नो. एंड थर्ड इज ऑल्सो आई फील कि अगर एक भाई अपनी बहन को कहे कि आज तेरा सालगिरह है, तो मम्मी ने तो खाना वाना बनाया है बहुत अच्छा, चल तुझे मैं एक प्ले में प्ले. So that is the kind of mental makeup that is coming up, and it is with the middle class, even with the lower middle class, and which I feel will be the real help to the stage of Bangladesh. Amateur groups or there some professional groups also? Professionals are there, but not many. But amateur groups का एक सर्वे में अभी वो क्या कहते हैं यूनेस्को के सर्वे में देख रहा था, एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस बांग्लादेश ITI इज रामेंदु मजूमदार. वो मुझे दिखा रहा था पिछले दिनों that the theatre groups are more than 250 groups are working, and they are very dedicated kind of बॉयज एंड गर्ल्स. ये नहीं कि आज का रिहर्सल में आया, कल का रिहर्सल में नहीं आ सका, तो मुझे काम पड़ गया था. नो, यू आर checked out. So very seriously they have to work, and that probably is another strength of plays to come. They are ticketed shows. Absolutely ticketed. There is no free का भाई सिनेमा खत्म हो गया, and we consider it not very proper. What kind of rates would there be? रेट भी मैं हैरान होता हूँ भाई उस मुल्क में जहाँ खाने पीने का प्रॉब्लम है. आई थिंक द लोएस्ट रेट इज नाउ 20, which is quite a bit. 100, 50, 20 ऐसा है.
and whatever is the play. ये नहीं कि लंदन का ग्रुप आया इसलिए 100 कर दिया, नहीं, whatever is the play more or less is the same. And we consider it कि अगर play देखना है तो it also becomes necessary that you pay for it, whatever it is. तो टिकट करके लोग जाते हैं. And कुछ एक ऐसे प्ले के नाम बताइए जो क्रिटिकल हो जी, कुछ एक ऐसे प्ले जो क्रिटिकल हो द प्रेजेंट रिजीम जो आजकल हो रहे हैं वहाँ पर. हाँ क्रिटिकल प्लेस, हाँ कुछ ऐसे पॉलिटिकल, हाँ ये बहुत हो रहा. ये कुछ ऐसे खास जो आपने देखे हो और लगा है कि वास्तव में. हाँ अब ये पॉलिटिकल प्लेस का एक तो ऑकवर्डनेस है, दैट इट इज टाइम बाउंड. इस वक्त बहुत अच्छा लगा, 2 साल के बाद वो प्ले उसमें दम नहीं है, बिकॉज सिचुएशन इज चेंज, मगर इस वक्त के लिए तो उसका है. एंड से अगेंस्ट इरशाद के वक्त particularly there were quite a number of plays on cutting edge प्रेजेंट रिजीम, present regime. हाँ कौन से ऐसे डायरेक्टर प्ले राइट जो अच्छा काम कर रहे हैं. हाँ ये मैंने बताया मुमताजुद्दीन अहमद, ये written a play with 200 shows already. सात घाटेर खाना कोड़ी उसका प्ले का नाम है, सात घाटेर, सात घाट का. वो वहाँ से कौड़ी जो होता था ना, काला कौड़ी इज नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग है. हाँ तो यानी घाट घाट बोल के इज कलेक्टिंग एंड इज कलेक्टिंग fables, इज कलेक्टिंग थिंग्स which when projected on the stage shows whatever he wants to tell with regard to the present condition of Bangladesh. So I think that's very popular. हाँ थिएटर में उसको बैन बंद नहीं किया, वो बहुत सख्त बोर्ड nobody has थिएटर में काम टेलीविजन का कितना असर है, क्योंकि यहाँ तो ज्यादातर जो थिएटर में काम करते हैं वो टेलीविजन के लिए काम करते हैं. वहाँ भी थिएटर के लोग टेलीविजन में काम करना चाहते हैं, मगर टेलीविजन का मामला खराब है. एंड एट वन टाइम आई वाज माइसेल्फ डायरेक्टर जनरल ऑफ टेलीविजन, और वो भी जब 82 में जनरल इरशाद डिड द कू एंड देन आई वाज समन्ड टू टेक ओवर द टेलीविजन. हम ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट करते रहते हैं, ठीक है, मगर एट द सेम टाइम आई रियलाइज कि द सेफेस्ट पॉइंट एट दैट टाइम फॉर द टेलीविजन पीपल देयर है, जो लिखने वाले हैं, जो करने वाले हैं, प्रोड्यूसर है, ये कंट्रोवर्शियल चीज में जाने से ही मार खाने का अब होगा. तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा, बल्कि मैं कहता था कि मजाक में कि अब तो सिर्फ प्रेम की कहानी होगी, गरीब के लड़के अमीर की लड़की को शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा और उसके बाद जूता मार रहा हूँ, लो ये प्ले करो. एंड इट इज नॉट टचिंग एनीबॉडी, नो पॉलिटिक्स, नो मिलिटरी, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. एंड दैट वेंट ऑन फॉर अ व्हाइल बिकॉज दैट वाज द ओनली एस्केप यू कुड डू. मगर अब टेलीविजन में जरा सीरियस प्ले भी आता है, बट स्टेज इज समथिंग डिफरेंट. स्टेज इज समथिंग डिफरेंट. स्टेज में बहुत डिफरेंट टाइप का काम होता है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल ऑन टेलीविजन. यानी टेलीविजन में परमिशन ही नहीं मिलेगा उसके, बट ऑन द स्टेज वी आर डूइंग इट. आपने कुछ पूछा था कि प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप्स के अलावा जो और लोग थिएटर में इंटरेस्टेड हैं उनको किस तरह से मैनेज करते हुए कि काम भी अपना करेंगे और थिएटर में बहुत समय चाहिए, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम वगैरह वो किस तरह से मैनेज करें. हाँ ये तो मुश्किल है, बिकॉज दे हैव टू डू सम पार्ट टाइम जॉब और समथिंग. नौकरी की शाम को चले जाते हैं, और फिर कुछ NGOs है, दे आर हेल्पिंग इन देयर ओन वे. मतलब उनसे रखा ही है प्ले करने के लिए, तो उसका काम उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, मगर ए लार्ज पोर्शन they have to spend for themselves and then come, which is difficult because सारा दिन नौकरी करने के बाद या जो भी कुछ करता है, that from 4 or 5 he is building the set, he is doing the carpentry, he is designing the backdrop, और सभी इनको करना पड़ता है, मगर they are doing it and I find them very vibrant. बांग्लादेश में नुक्कड़ नाटक जैसी चीज भी है. हाँ 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 हाँ, हमारे वहाँ एक फेस्टिवल होता है
ये जो मैंने कहा ना 21 फरवरी को जो मार्टर्स हुए थे, जो स्टूडेंट्स और लैंग्वेज मूवमेंट बांग्ला भाषा के लिए, तो उस वक्त 1 फरवरी से 21 फरवरी वी हैव अ होल लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज द मंथ ऑफ कल्चर. उस वक्त सरकार भी छोड़ देता जो मर्जी बहुत अच्छा. And at that time we have at least 10 days festival of local Karnataka. And the venue usually is Shaheed Minar. It's a structure like this, 3 stamb hai, but it's not a round stamb like Qutub Minar. It is like this. और इसके ऊपर वेदी है, उसके ऊपर सीढ़ी है, और ये वो it's a big area in the university area. This is the spot where the first वो जो स्टूडेंट था उसे गोली लगी थी, and this is where he died, and that is where this thing has come up. तो वहाँ पर that is the rallying factor. और ये भी बड़े मजे की बात है कि ये शहीद मीनार को 3 दफा मिसमार किया गया, every time bulldozed. पहले तो 58 का जो अयूब खान का था जमाना, उसमें पहला काम उनका जो था कि इस शहीद मीनार को मिट्टी में मिला, क्योंकि यहीं से मामला बनता है इनका रैलिंग फैक्टर. तो खैर उसके बाद फिर 2-4-5 साल के बाद जरा ठंडा हुआ, गुस्सा फिर बना. एंड देन अगेन इन 68-69 यहिया खान एडिटर. देन इन 71 जब ये मूवमेंट चला तो थर्ड टाइम इट वाज फिर बना 72 में. एंड इंसिडेंटली a brother of mine, his name was Hamid Rahman, he died a couple of years back. He was the architect. तो वो मुझे खत लिखते रहते थे परदेश से कि अब गुस्सा ठंडा हुआ आके बनाऊं फिर. तो इसका होता था ये 72 के बाद 71 के बाद it is in a nice shape, it has been done, and that is the place where everybody goes कि आज शोर मचेगा, आज नुक्कड़ नाटक होगा. So the road is closed and everybody is there waiting to watch it, and it's quite vibrant. बल्कि वो तो और भी वाइब्रेंट और उसमें बड़ा मजा आता है. यानी lot of people go to watch that. आप इस बीच यहाँ भारत काफी आते रहे हैं, यहाँ के थिएटर सीन है, how do you react to that? I haven't seen many plays this time, of course. But previously I had seen, क्योंकि जब मुझे मौका ही था नहीं मिला. Lot of work is there, lot of work. मैं नज़दीक अंदर कोई 4 दिन या 5 दिन में इवनिंग में था वही रीता गांगुली का रिहर्सल देखने के लिए, क्योंकि मैं रात का 9 बजे या तो 9:30 बजे जब मैं घर लौटता, उसके बाद आई यूज्ड टू गो देयर एंड सिट एंड हैव अ कप ऑफ टी एंड वॉच. तो वहाँ जो देखा और लड़कियों से जो बात की, लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन. एंड इंडिया इज अ बिग कंट्री, उसका कहाँ क्या हो रहा, ओह माय गॉड. मराठी से मिले तो कहे तो उधर भी होता है. बट आई एम श्योर वी हैव गॉट many people working this work, and we are aware of a number of your playwrights and directors. Exchanges of the plays take place, I don't know much about it. बांग्लादेश से कलकत्ता तो आता है, दिल्ली भी आया है 1-2 गए. तो आपके यहाँ से रवि भाई भी गए थे ढाका. और होना चाहिए. हाँ होना चाहिए, मगर ये है ना कि कथक नाच में अकेला नाचती और 5 म्यूजिशियन होते हैं, इनके साथ 20 लटरम पटरम इसको लेते जाना आना. I mean, it's an expensive affair, but at the same time one need not chop off the arms and the legs because it will be less expensive. मगर इसका कुछ रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि लेके जाया जाए पूरे ट्रूप को, and it doesn't become too much of a problem. And I'm sure in course of time, because अभी तो आना जाना शुरू हुआ है, कुछ जानकारी हुई है. I was shocked and amazed at my own ignorance. हमें कुछ मालूम नहीं था यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं. और फिर हम लोगों का एक ये भी है कि हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं किसी की मालूम, which is wrong. We can't live like that, and nobody can live like that. पाकिस्तान से भी आपका कुछ ऐसे plays का कुछ है? पाकिस्तान के साथ मैं जाते रहता हूँ कभी-कभी. Plays और theatre का कुछ? हाँ, पाकिस्तान से भी एक उनका एक अजोका एक ग्रुप बना है, अजोका, बहुत ही अच्छा ग्रुप. तो मदिया गौहर
खातून यहाँ भी आई थी, एंड शी डज अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क। वो बेचारी को जेल में डाल दिया। हाँ, शी वाज बिहाइंड द बार। ये जो क्या थे प्रेसिडेंट एक साहब थे, ज़ियाउल्लाह के ज़माने में, बिकॉज शी वाज टॉकिंग ऑफ फेमिनिज्म एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड। एंड हर वन प्ले एक औरत, शी वाज ए डेटेन्यू prisoner, and she was a pagli kind of chali. So pagli thi, and she was pregnant in the jail, and on that she made a play, and it was a terrible thing. I mean, nobody could accept it. वो अजोका का ग्रुप अच्छा है, ऐसा एक दो और भी ग्रुप है, एक मजलिस शाह हुसैन है। शाह हुसैन इज द पेट्रन सेंट ऑफ लाहौर, उनके नाम से है। उसी में रफ़ी पीर वगैरह होते थे। ये जब हमारे रफ़ी पीर को मैं वही मिला था, आई थिंक इन 66, तो बहुत सही हो चुके थे। ये यात्रा का क्या रूप है बांग्लादेश में? यात्रा हाँ, यात्रा का बड़ा अच्छा है, क्योंकि दैट इज द बेसिक पॉइंट। But we have suffered from an ambiguity recently, और वो था कि यात्रा में कुछ नाच वाच हमेशा ही होता था। यानी जैसा राम लक्ष्मण का यात्रा हो रहा, तो अब राम निकला है कहीं से, जाते जाते कहीं तो रुकेगा, तो उस ब्रेक में दो नाच हो जाए। तो उस नाच में पहले तो अच्छा ही नाच होता था, अब जरा सा दिलवाले दुल्हनिया का नाच होता था। तो वो होने में मामला उसका बहुत खराब हो गया। It has become vulgar, this and that. Well, vulgarism in folk art is nothing very exceptional, I feel at times. But there is a limit. उससे बात जरा से गड़बड़ लगता है। तो वो सब कर रहे थे because their sponsors, they were asking कि भाई जरा और। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि lot of men and women they all washed. तो परमिशन लेना पड़ रहा। पहले परमिशन ऐसे गाँव में लेना पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, मगर अब जरा सख्ती की है। And against which I was fighting myself. I had gone to the minister, given so many things on the paper also. कि कोई ज़रूरत नहीं है, नाच तो है, ठीक है, पब्लिक देख रहा देख रहा, कोई मारधाड़ तो नहीं हो रहा, जुल्म तो नहीं हो रहा भाई, और जिसको नहीं देखना वो चला जाएगा। बहरहाल इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू। सम पीपल फील कि नहीं ये, बट द रेस्ट ऑफ द यात्रा इटसेल्फ इज देयर। And we have, I believe now, more than 100 yatra groups. And I was shocked with the latest survey. कोई मजाक नहीं है, इनको सारा पैसा साहूकार से देना पड़ता है। And for each season, वो शुरू करते हैं मार्च का महीना और किस महीने से रिहर्सल उनका दिया हुआ है, पूजा वूजा करके। तो उसमें they have to borrow around 2 lakhs minimum, 2 to 5 lakhs. पैसा वहाँ से देना पड़ता है, from the money lender, and at a high rate, the bank wouldn't give them. क्योंकि यात्रा में फेल हो जाने से बैंक वाला तो डूबा, so they don't give. It's not a good business, or sure business. So with great difficulty these people group themselves, और एक ग्रुप में 50-60 तो है ही, बल्कि 100 का होता है ग्रुप। उसमें बार्बर से शुरू करके मोची से शुरू करके हर चीज़ है। It's a real world moving along, and it's wonderful to see. कमाने वाले ग्रुप 1-2 लाख लेके कितना कमाते हैं? काफी कमाते हैं। यानी इस दफा लास्ट ईयर we had the national festival of Jatra, and I was chairman. तो उसमें मैंने पूछा था जिस साहब को हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज दिया, देवनाथ उसका नाम, स्वपन देवनाथ। मैंने उससे आफ्टर द अवार्ड वाज गिवन एंड ऑल दैट, बैठे हुए मैं बात करना चाय पी रहा था, तो मैंने उससे पूछा ऐसे कि स्वपन तुम्हारा खाना पीना हो जाता है? तो बहुत ही अदब से उसने कहा कि जी हाँ हो जाता है। तो मैंने कहा तुम्हारे आवाज़ से आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड, ठीक से कहो तो। बिल्कुल हो जाता है? कहने लगा आपकी दुआ से ठीक ही हो जाता है।
मैंने कहा बताओ ना कितना मिलता है। तो उसने कहा कि खाना रहना ये सब फ्री और मुझे नाइट परफॉर्मेंस के कोई 40,000 मिलता है एक सीजन में। एक रात। He's not going for the season. He's doing only a straight play, you know, because he's a big shot now. He wants to take rest. तो रोज क्यों खटे? कभी खटे नहीं। कितना बड़ा दल है उसका दल होगा कोई 50-60 आदमी का। 40,000 में 50 बांट के देखिए क्या बचता है। But he is earning quite well. नहीं, खाना पीना फ्री होगा। खाना पीना फ्री, रहना फ्री। I'm going to thank you. मित्रों, नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से हम सईद अहमद साहब के बहुत आभारी हैं। अक्सर आजकल तो ऐसा पड़ोस है कि हम लोग इसमें झांकते भी नहीं, वो हमारे यहाँ नहीं झांकते, हम उनके यहाँ नहीं झांकते, लेकिन वो हमारे पड़ोसी हैं और उन्होंने हमको बहुत ही दिलचस्प जानकारी अपने बारे में दी और कुछ कुछ हमारे बारे में भी हमको याद दिलाई कि आखिर हमारा एक हमारी साझी विरासत है। तो यहाँ कई दिनों से हैं, हमने से कई लोग उनसे काफ़ी लंबी लंबी बात भी करते रहे, उनके पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं। आप सबके भी बहुत आभारी हैं, आप इस आयोजन में आए। धन्यवाद।